नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर हमने डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन की बात की थी। हमने जस्ट स्टार्ट किया था डीबीएमएस क्या है। हमने कहा था डीबीएमएस के अंदर हम तीन चीजों को कंसीडर करते हैं। डेटाबेस को, जो डेटाबेस हमारे पास है, जो सेट ऑफ डेटा हमारे पास है। इसके बाद जो दूसरी चीज हमने बात की, हमने कहा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू कि हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और तीसरी बात हमने की थी डेटा स्ट्रक्चर्स की, कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। ये अपन बात करते हैं डीबीएमएस के अंदर। इसके बाद हमने बात की थी कि डीबीएमएस के कौन से फीचर्स हैं, किसे हम डीबीएमएस कहेंगे, या डीबीएमएस के अंदर क्या क्या होता है या होना चाहिए। हमने बात की सबसे पहला क्वेरी एबिलिटी होनी चाहिए। जो डेटा आपने स्टोर किया है उस डेटा को आप रिट्रीव कर सकें, उस डेटा में से आप क्वेश्चन पूछ सकें, वो फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी कि बैकअप और रेप्लिकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। बैकअप होना चाहिए, बैकअप ले सकें, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। रेप्लिकाज हम बना सकें, एक से ज्यादा कॉपीज हम रख सकें। रूल एनफोर्समेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, हम नियमों की पालना करवा सकें। हमने एग्जांपल लिया था बैंक का, कि जैसे बैंक में सपोज आपके पास अकाउंट में रखना है 5,000 से कम बैलेंस आने पर ऑटोमेटिकली 150 रुपए कट जाए, तो वो रूल हमारा डीबीएमएस अप्लाई कर सके। ये फीचर हमारे पास डीबीएमएस के अंदर होना चाहिए। देन हमने कहा कि सिक्योरिटी, डीबीएमएस की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी डेटा को एक्सेस ना कर सके। हमने बात की चेंजेज इन एक्सेस लॉगिंग होना चाहिए, कि अगर आप डेटाबेस में कोई भी चेंज कर रहे हैं या डेटाबेस को उपयोग में ले रहे हैं तो वो तमाम चीजें लॉग में आ जाए, मतलब कि वो सारी चीजें कहीं रिकॉर्ड हो जाए, किसी फाइल के अंदर रिकॉर्ड हो। ये तमाम चीजें हमारे पास एक्सेस इन चेंजेस लॉगिंग की बात हमने की थी। हमने बात की थी ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन की। हमने कहा था कि ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस आपका है वो ऑटोमाइज हो। जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एप्लीकेशंस के ऑटोमाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजों के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, टाइम ऑप्टिमाइजेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। टाइम ऑप्टिमाइजेशन की कोई सी डेटा को आप यूज करना चाहते हैं तो वो क्विकली आपको मिल जाए, वो टाइम ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बाद आपके पास रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, कि जैसे आपको मेमोरी की बात कर रहे हैं कि मेमोरी आपकी अननेसेसरली वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो टाइम एंड रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। मेटा डेटा रिपोजिटरी की अगर अपन बात करते हैं, मेटा डेटा से हमारा मतलब है डेटा अबाउट डेटा। हमारे पास डेटाबेस के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि डेटा अबाउट डेटा स्टोर हो सके, ठीक है। ये तमाम बातें लास्ट क्लास के अंदर हमने मेटा डेटा कैसे हम लेते हैं, मेटा डेटा क्या है, उसकी बात हमने की थी। कि डेटा अबाउट डेटा जो आपका स्कीमा है, स्कीमा के बारे में आपको कहीं डिफाइन करके रखना है, आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में डिफाइन करके रखना है, तो कहाँ रखें। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमें रखनी होगी। कहाँ रखेंगे अपन ये सारी चीजें? मेटा डेटा के अंदर। तो हमारा डीबीएमएस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की, या डीबीएमएस के अंदर मेटा डेटा की फैसिलिटी हमारी रहती है। ये तमाम बातें अपन ने डीबीएमएस के फीचर्स में लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। इसके बाद अपने पास है कि भाई जो हमारा फाइल सिस्टम है, सपोज यही काम आप जो भी चीजें आप रख रहे हैं, सपोज नोटपैड के अंदर रख रहे हैं, एमएस वर्ड के अंदर रख रहे हैं, और दूसरा कंसेप्ट है कि आप डीबीएमएस के अंदर रख रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेज? हमने कहा कि भाई जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस के अंदर हमें कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि फाइल सिस्टम के अंदर हमें नहीं मिलती। पहला डिसएडवांटेज जो फाइल सिस्टम का हमने कहा कि भाई डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी होती है जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं। हमने एग्जांपल लेके देखा था कि किस तरीके से हमें एक डेटा को हम कई बार हम स्टोर करते हैं जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, जबकि अगर हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो बड़े आसानी से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। फिर हमने बात की थी कि डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, हमें डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान होता है अगर हम डीबीएमएस काम में ले रहे हैं, इन कंपैरिजन टू एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल सिस्टम। ये हमने बात की। डेटा आइसोलेशन, हमने कहा जो डेटा आपका है, अलग अलग एप्लीकेशंस अगर आपने बनाई है उनका अलग अलग डेटा है जो कि आइसोलेटेड रहता है। आवश्यकता पड़ने पर हम डेटा को कंबाइन कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको आइसोलेट भी रखते हैं या आइसोलेट रहते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम की हमने बात की थी। हमने कहा था कि डेटा आपका इनकरेक्ट स्टेट में नहीं रहना चाहिए, जबकि अगर हम फाइल सिस्टम में काम करते हैं तो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर रहता है। इंटीग्रिटी के इश्यूज डेटा फाइल सिस्टम के अंदर डेटा में आते हैं, ठीक है। डीबीएमएस के अंदर हम बड़े आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। एटॉमिसिटी से हमारा मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन और डेटा है वो अपने आप में एटॉमिक
की तरह बिहेव कर सकता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। काफी डिटेल में हमने लास्ट क्लास में बात की थी, इसलिए मैं केवल ओवरव्यू लेके आपको आगे चल रहा हूं। कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज में हमने बात की थी कि अगर एक ही डेटा आइटम को एक से ज्यादा यूजर एक साथ में अगर एक्सेस कर रहे हैं, एक ही डेटा आइटम को एक से ज्यादा यूजर अगर एक साथ में एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो उन एनोमलीज को दूर करने के लिए हमारे पास डीबीएमएस के अंदर फीचर्स होते हैं, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। हमने बात की थी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की। जब हम फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड सिक्योरिटी हमें मिलती है, जबकि डीबीएमएस के अंदर हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ये तमाम बातें हमने की थी, यहां तक ठीक है सर। इसके बाद हमने बात की थी हमारे 3 कंसेप्ट। हमने कहा था हमारे पास स्कीमा, हमने कहा किसी भी जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर, इंस्टेंस जो डेटा किसी पर्टिकुलर टाइम में उसके अंदर है वो, और मेटा डेटा हमने कहा डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो डेटा हम रख रहे हैं उसे हमने मेटा डेटा कहा था, राइट। हमने बात की व्यूज की, कि हमने कहा कि भाई एक डेटाबेस हमारे पास है, उस डेटाबेस के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। व्यू का मतलब है सबके अपने अपने सोचने का एक अलग, सबको अपने अपना डेटाबेस में से क्या निकालना है, उससे अलग अलग चीजों से अपना मतलब हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया कि सपोज हम कॉलेज के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, जो फी क्लर्क है, जो क्लर्क जो कि फी डिपॉजिट करता है, उसको केवल इस चीज से मतलब है कि आपने कितनी फीस जमा कर दी और कितनी आपकी पेंडिंग है। उसको इस चीज से मतलब नहीं कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं, उसको इस चीज से मतलब नहीं कि आपके पिछले सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। जबकि जो फैकल्टी है उसको इस चीज से मतलब है कि भाई आपका अभी तक का रिजल्ट कैसा रहा है। इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग व्यू वहां पर देख सकते हैं, और उसे हमने कहा है व्यू लेवल। हमने 3 लेयर्स में डेटाबेस की बात की थी, हमने कहा था फिजिकल लेयर होता है, लॉजिकल लेयर है, कंसेप्चुअल लेयर होता है, और व्यू लेवल होता है। फिजिकल लेवल हमने कहा कि कैसे डेटा को स्टोर किया है, कैसे। फिजिकल लेवल में हमने बात की थी कैसे। लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल में हमने बात की थी क्या डेटा स्टोर हो रहा है, और व्यू लेवल में हमने की थी कि भाई आपको क्या चाहिए, अलग अलग व्यू क्रिएट हो सकते हैं, एक ही अलग अलग व्यू क्रिएट हो सकते हैं एक ही डेटाबेस के। ये बातें अपन ने डिटेल में ली थी, ठीक है सर। यहां तक हमने शायद लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। होप यहां तक के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर, इसके बाद हमारे पास बात आती है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? देखिए सर, डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? किसी एक लेवल में इस प्रकार से चेंज करना कि उसकी अगली उच्चतर लेयर में परिवर्तन ना करना पड़े, उसे अपन डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। 3 लेयर्स की हमने बात की थी, फिजिकल लेयर, कंसेप्चुअल लेयर एंड व्यू लेयर। हम कह रहे हैं किसी एक लेयर में हम इस तरह से चेंज करें कि अगली लेयर में चेंज ना करना पड़े, दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई जैसे सपोज डेटा स्टोर हो रहा है लिंक लिस्ट में, आपने कहा भाई मैंने इसको बाइनरी ट्री में कर दिया, लेकिन ऊपर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? डेटा इंडिपेंडेंस हो गया। एक लेवल में चेंज करना जिससे कि उसकी अगली ऊपर की लेयर में चेंज ना करना पड़े, उसे डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक बात है।
डेटा इंडिपेंडेंस को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिकल लेवल में इस प्रकार से चेंज करना कि लॉजिकल लेवल में चेंज ना करना पड़े, उसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। हम फिजिकल लेवल में चेंज कर दें कि लॉजिकल लेवल में चेंज ना करना पड़े। हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि फिजिकल लेयर में अगर चेंज कर दिया जाए, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है इसमें चेंज कर दिया जाए, तो क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसमें चेंज ना करना पड़े। दैट इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दैट इज नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा कहना है कि यहां पर हम कहें लॉजिकल लेवल में इस प्रकार से चेंज करें कि व्यू लेवल में चेंज ना करना पड़े। इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहेंगे। पॉइंट 100% क्लियर होना चाहिए। एक लेयर में चेंज करें कि उसकी अगली ऊपरी लेयर में चेंज ना करना पड़े, उसे हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। और डेटा इंडिपेंडेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। हम कह रहे हैं भाई फिजिकल लेयर में चेंज करें और लॉजिकल लेयर में चेंज ना करना पड़े, वो हो गया फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड लॉजिकल लेयर में चेंज करें और व्यू में ना करना पड़े, वो हो गया लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। 100% क्लियर है बात? ओके, आगे चलते हैं। हमने कहा यूजर्स डेटाबेस के कौन कौन से हैं। 4 कैटेगरीज में हमने यूजर्स को डिवाइड किया है। नेटिव यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स एंड स्पेशलाइज्ड यूजर्स। हम फेसबुक पे काम करते हैं, लेकिन क्या हमें फेसबुक के डेटाबेस की डिटेल पता है? नहीं। हम जीमेल पे काम करते हैं, हमारी जो मेल्स निकल कर रही है वो कहां से आ रही है? कहीं ना कहीं डेटाबेस से निकल के आ रही है। क्या हमें उस डेटाबेस का पता है? नहीं। तो हम क्या हो गए? नेटिव यूजर्स। वो यूजर जो किसी प्रोग्राम के द्वारा बिना डेटाबेस की डिटेल में गए डेटाबेस को उपयोग में लेते हैं। वो यूजर किसी प्रोग्राम को उपयोग में लेते हुए, प्रोग्राम के द्वारा की जगह आप लिख लीजिए प्रोग्राम को उपयोग में लेते हुए, ज्यादा आसान रहेगा। लेते हुए एवं
बिना डेटाबेस की डिटेल में गए, डेटाबेस को उपयोग में लेते हैं, वो कौन से हो गए? नेटिव यूजर हो गए। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब है। तो पहले टाइप के यूजर हमारे नेटिव यूजर्स। दूसरे टाइप के यूजर है फेसबुक का वो प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम लिख रहा है। अब वो प्रोग्राम किस में लिख रहा होगा? किसी लैंग्वेज में लिख रहा होगा। PHP हो सकता है, जावा हो सकता है, .NET हो सकता है, कोई अलग टेक्नोलॉजी हो सकता है। डेटाबेस मान के चले ओरेकल है अगर एग्जांपल है, उसको ओरेकल की डिटेल पता नहीं है, उसको तो अपने प्रोग्राम की डिटेल पता है। उसको ओरेकल का एक URL दे दिया जाता है कि इसके द्वारा आप इस डेटाबेस को उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे टाइप के यूजर्स है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। शुड आई रिमूव ऑल दिस? चलिए, ये आपके दूसरे टाइप के यूजर्स हैं, प्रोग्रामर जो कि अपने प्रोग्राम लिखते हुए डेटाबेस को उपयोग में लेते हैं। तो वो अपने प्रोग्राम के द्वारा उपयोग में ले रहे हैं, उनको डेटाबेस का ज्यादा आता पता नहीं है, उनको बस थोड़ा बहुत पता है कि ये ओरेकल है, ये URL है, ओरेकल की हमें कमांड्स फायर करनी है और किसके थ्रू करनी है? मुझे मेरे प्रोग्राम के थ्रू करनी है। ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं। ओके, चलिए सब आगे चलते हैं। अब हमारे पूरा जो डेटाबेस है उसकी जिम्मेदारी कोई आदमी लेगा। कोई आदमी एक ऐसा होगा जो कि पूरे डेटाबेस की जिम्मेदारी लेगा। सपोज फेसबुक का डेटाबेस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सपोज SBI बैंक का डेटाबेस क्रैश हो जाता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सपोज डेटाबेस हैक हो जाता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल? देयर मस्ट बी वन पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल। तो वो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है दैट इज स्पेशलाइज्ड यूजर्स, द पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेटाबेस, वह व्यक्ति जो कि डेटाबेस के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उसके पास डेटाबेस के सभी राइट्स हैं, सभी ड्यूटीज हैं। वो कौन है? स्पेशलाइज्ड यूजर है। लेकिन अब वो व्यक्ति अकेला तो काम करेगा नहीं, वो क्या करेगा? वो अपने राइट्स को डेलीगेट करेगा, वो अपने राइट्स को डेलीगेट कर देगा। राइट्स को डेलीगेट करने का मतलब जैसे उसने कहा भैया फला काम आपको करना है, फला काम आपको करना है, तो वो कौन हो गए? वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हो गए। तो सोफिस्टिकेटेड यूजर से मतलब हमारा क्या हो गया? वो यूजर जिनको स्पेशलाइज्ड यूजर्स ने अपने काम डेलीगेट किए हैं तथा डेटाबेस की कोई एक या अधिक जिम्मेदारी निभाते हैं। भाई स्पेशलाइज तो वो है जिनको कि डेटाबेस का सब कुछ पता है, लेकिन वो खुद तो काम सारा कर नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी नीचे की टीम से काम करवा रहे हैं। तो वो सारे लोग किसी आदमी को कहा कि भैया आपको केवल ये डेली बैकअप लेना है, तो वो कौन हो गया? वो एक सोफिस्टिकेटेड यूजर हो गया, उसको डेटाबेस का पता है,
सब कुछ पता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी या उसको एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है, वो है आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ठीक है, आई होप ठीक है यहां तक। आगे चले। देखिए सर, इसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो स्पेशलाइज्ड यूजर्स हैं, उनके काम क्या है? उनके काम है सबसे पहला स्कीमा, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। स्कीमा क्या है? जो कंसेप्चुअल लेवल था, जो लॉजिकल लेवल था, और जो फिजिकल लेवल है, उसमें अगर कोई भी चेंज करना है तो वो कौन करेगा? डीबीए करेगा। ठीक है, तो स्कीमा डेफिनेशन और जो फिजिकल लेवल है उसमें मॉडिफिकेशन किसका काम है? डीबीए का काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। स्टोरेज स्ट्रक्चर, कैसे डेटा को स्टोर होना है, एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। एक्सेस मेथड का मतलब किसको क्या देना है, कैसे देना है, कौन कैसे इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, सबको डेटाबेस का पूरा एक्सेस तो दिया नहीं जा सकता, तो सबको लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा, और वो कौन डिफाइन करेगा? वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करेगा। ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटाबेस एक्सेस, ऑथराइजेशन देना, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये तमाम काम आपको कौन अलाउ करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। अनरूटीन मेंटेनेंस, जो आए दिन का जो काम है, जैसे बैकअप लेना है, रीस्टोर करना है, ये तमाम काम आपके किसके हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। ठीक बात है सर? चलिए, इस सब के बाद हमारे पास एक चीज आती है कि भाई डेटाबेस को रख कैसे कैसे सकते हैं, डेटाबेस को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अपन नीचे से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का मतलब है जबकि आपका जो डेटाबेस है वो एक से ज्यादा मशीन्स के ऊपर रहे, द डेटा विच डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मोर देन वन मशीन्स। आप सोचिए, फेसबुक के कितने सर्वर होंगे डेटाबेस में? अगर हम डेटाबेस की बात करें तो फेसबुक के पास कितने सर्वर होंगे जिसके ऊपर की फेसबुक के यूजर्स का डेटा है? शायद लाखों में, हजारों में होंगे ना। तो आपका जो डेटा है वो वास्तव में बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर है, और वो सारा मिलकर एक डेटाबेस बना रहा है। ओके, आधार का डेटा की बात करें, क्या तमाम जो लोग हमारे इंडिया के हैं, क्या उनका आधार की डिटेल, जिसमें उनकी फोटो भी है, उनकी एड्रेस भी है, उनकी सारी चीजें हैं, क्या एक सर्वर पे रह सकता है? उम्मीद तो नहीं है। तो वो क्या करते होंगे? वो अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते होंगे। ये भी हो सकता है कि भाई एक सर्वर पे सारी फोटोज रख ली, एक सर्वर पे पर्सनल डिटेल्स रख ली, या ये भी हो सकता है कि भैया राजस्थान का डेटा एक सर्वर पे रखा, एमपी का अलग सर्वर पे रखा। एनी हाउ, somehow they are distributing the data over more than one machines. So this type of database is known as distributed DBMS. The data which is distributed over more than one machines. Okay? Object oriented databases. Object oriented databases. आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी है कोई? C++, जावा। वहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, विच आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस से मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स की बात करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। ओके, जहां पर कि हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। ओके, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेसेज। हम अभी जब बात कर रहे हैं, हम जब भी कहते हैं DBMS सामान्यतः, तो हम किसकी बात करते हैं? RDBMS की। हम अपने पूरे कोर्स में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर कि डेटा को टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जहां पर कि डेटा को टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क DBMS या हिरारिकल पहले बात करें। हिरारिकल से मतलब क्या है? डेटा आपने जो स्टोर किया है वो आपने रजिस्टर में रखा, लेकिन आपने कैसे रखा?
आपने कहा भाई मेरे पास सपोज बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा साहब बीटेक में मेरे पास फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, और यहां पर आपने फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख ली। आपने कहा साहब सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यहां पर आपने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख ली, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की रख ली, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स की रख ली। आपने कहा साहब पास आउट की भी रखनी है, पास आउट की यहां पर रख ली। फिर आपने फर्स्ट ईयर में कहा साहब वो लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपने यहां रख ली, आउट ऑफ राजस्थान वाले हैं, एंड सो ऑन। डेटा ट्री के फॉर्मेट में मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क डेटाबेस की हम बात करते हैं, जबकि जो हमारी हिरारिकल है उसमें कहीं पर एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, सामान्यतः जब अपन बात करते हैं तो हिरारिकल और ये आपका जो नेटवर्क डेटाबेस है इसको इन जनरल उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ये केवल और केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं कि हाउ द डेटा माइट बी स्टोर्ड, हाउ द डीबीएमएस माइट वर्क। ओके, तो तमाम चीजें हैं, तमाम टाइप के डेटाबेसेज हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए अभी इस डीबीएमएस के कोर्स में जो डेटाबेस है दैट इज आरडीबीएमएस, जिसकी ये अपन डिटेल में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, हमें छोटा लेक्चर लेना चाहिए, इसलिए आज लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे चलेंगे। थैंक यू।